स्टूडेंट्स, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ लेक्चर है। अर्लियर लेक्चर्स के अंदर हमने रीड किया है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से लेकर 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इस ड्यूरेशन के दौरान में जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पास किया गया है, उन डिफरेंट एक्ट के क्या प्रोविजंस है उनके बारे में हमने रीड किया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस ड्यूरेशन के बारे में तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 का जो चार्टर एक्ट का जो समय है, इसको कंपनी का जो रूल है उसके नाम से भी जाना जाता है। इस समय में आप देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में, तो आप देखिए कि अर्लियर जो कानून आया करते थे उसके समय में जो कंपनी का जो रूल है उसका एक्सटेंशन है उसको प्रोवाइड किया जाता था। 1853 के समय भी यहाँ पे कंपनी के रूल को तो एक्सटेंड किया गया, बट स्पेसिफिक अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें कि यहाँ पे इतने समय तक जो कंपनी का जो रूल है वो देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में जो मेंशन है वो नहीं किया गया था। और उसी के अगर हम लेटर फेज के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि 1857 के समय में इंडिया के अंदर में आपको एक रिवोल्ट भी देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप से भी उसको डिक्लेयर किया जाता है। स्पेशली हमारे जो वीडी सावरकर नाम के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके द्वारा उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप से भी डेजिग्नेट किया गया था 1857 रिवोल्ट को। तो स्टूडेंट्स, 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो कंपनी का जो रूल है उसको एंड कर दिया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के अंदर रूल के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि 1857 के रिवोल्ट के जस्ट आफ्टर में 1858 का एक एक्ट है जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया उसके अंदर में, और आपको यहाँ से लेकर 1947 के समय में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया जाता है, तो ये जो समय है वो आपको क्राउन के रूल का जो समय है वो देखने के लिए मिलेगा कि ब्रिटिश क्राउन के थ्रू यहाँ पे जो रूल है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम अर्लियर एक्ट के प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, वो पीक के ऊपर पहुँचता है 1833 के समय में, जब एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। और 1937 के समय में जब यहाँ पे हमारे जो प्रोविंस है उनके अंदर में गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो आप देखिए कि 1937 के समय में डिसेंट्रलाइजेशन अपने पीक के ऊपर पहुँचता है। तो उन्हीं सभी एक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया का जो एक्ट है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1858 के अलावा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। आप देखिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट आपको 3 एक्ट्स हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। 1861 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर 1892 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, और आप देखिए कि 1909 के समय जिसको कि हम मोर्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। और इसके अलावा आप देखिए कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, उसके बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम इन एक्ट्स का एक समराइज के बारे में देखें तो आप देखिए कि 1858 के एक्ट के अंडर में इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस तरीके से कैरी आउट करना है, उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविज़न है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि जो होम गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे चेंज किए गए थे। होम गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में जो चेंजेज है वो आपको 1858 का जो एक्ट है उसके अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। 1861 के एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में किस तरीके से जो सिस्टम है वो वर्क करेगा। क्या यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो रहेगा या नहीं रहेगा, और इंडियंस का जो एसोसिएशन है लॉ मेकिंग पावर के अंदर में इंडियंस का जो एसोसिएशन है यहाँ पे रूल करने के रिगार्डिंग में, उन सभी के जो प्रोविजंस हैं वो आपको इंडिया स्पेसिफिक जो प्रोविजंस है वो आपको 1861 के इस एक्ट के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1858 का जो एक्ट है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं।
आप देखिए कि 1857 के समय में आपको रिवोल्ट देखने के लिए मिला, और उस रिवोल्ट के द्वारा कुछ इस तरीके से जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया उस रिवोल्ट के अंदर में, जिससे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूट्स है इंडिया के अंदर में उसको सोक कर दिया गया, उसको हिला के रख दिया गया उस रिवोल्ट के द्वारा। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को भी एक रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे इस तरीके का अगर रिवोल्ट लार्ज स्केल के ऊपर कैरी आउट किया जाता है तो हमारा जो रूल है वो यहाँ पे एंड हो सकता है। इसी वजह से उनके द्वारा जो रिफॉर्म्स है उनको कैरी आउट किया गया स्टूडेंट्स उस दौरान में। 1857 का जो रिवोल्ट है उसके लेटर फेज के अंदर में स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि लार्ज स्केल के ऊपर अगर रिवोल्ट है वो कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में जब हम रीड करते हैं तो एक उसका लिमिटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं वहाँ पे ही वो जो रिवोल्ट है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे उस समय में, जो लिटरेट लोग हुआ करते थे, इंटेलिजेंसिया के जो लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा बेसिकली रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया गया था लार्ज स्केल के ऊपर में। इसके अलावा जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपना किसी ना किसी एक पर्पज़ के थ्रू आपको जो पार्टिसिपेशन है उस 1857 का जो रिवोल्ट है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं जमींदार्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो उस समय में इस तरीके से जो कानून है वो लाए गए थे कि जो जमींदार्स हुआ करते थे उनको बेसिकली अपनी जो पावर है उससे रिमूव कर दिया गया था ओल्ड जमींदार्स को। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कुंवर सिंह है वो पार्टिसिपेट करते हैं जगदीशपुर बिहार से। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी सारे जो किंग्स हैं अलग अलग प्रोविंस के प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो रूल किया करते थे उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा कि उनको यहाँ पे अनेक्स करने का कोशिश किया गया यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या डलहौजी का जो रूल है उसके थ्रू में। काफ़ी सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जो सिपोईज हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनके द्वारा रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया गया कि उनको जिस तरीके से अलाउंस दिए जाते थे अर्लियर फेज के अंदर में वो अलाउंस को वहाँ पे एंड किया गया। उनके द्वारा किसी भी एरिया के अंदर जो रूल्स है उसको अलाउ किया गया, और आप देखिए कि यहाँ पे मिस ट्रीटमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे सिपोईज के द्वारा जो रिवोल्ट है उसको स्टार्ट किया जाता है मेरठ के वहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो किंग्स हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट इस वजह से किया गया कि वो अपना जो रूल है उसको यहाँ पे वापस से टेक ओवर कर लिया जाए। तो ऐसे काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं कि जो 1857 का जो रिवोल्ट है उसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी की वजह से लगता है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पे अगर उनके द्वारा रिफॉर्म्स वो नहीं लाए गए तो उसकी वजह से उनका जो एम्पायर है वो यहाँ पे एंड हो सकता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो नाम है वो भी दिया गया है इसी रिवोल्ट को, वीडी सावरकर सर के द्वारा मेंशन आपको देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा बेसिकली इसको प्लान्ड वॉर भी कहा गया था कि कंप्लीटली प्लानिंग के थ्रू ये जो रिवोल्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है। और आप देखिए कि इसी रिवोल्ट के बाद में यहाँ पे जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया या एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो यहाँ पे पास किया जाता है। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे अबोलिश कर दिया गया इस एक्ट के अंदर में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो अबोलिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको यहाँ पे जो अबोलिश्ड है वो कम्प्लीटली कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो पावर है, जो गवर्नमेंट का जो पावर है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, टेरिटरीज और रेवेन्यू का जितना भी कम्प्लीटली जो पावर है उसको ट्रांसफ़र किया गया है। पावर को किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया? क्राउन को। पावर का जो ट्रांसफ़र है वो आपको क्राउन को देखने के लिए मिलता है। अगर हम स्टूडेंट्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में डिस्कस करें कि 1858 का जो एक्ट है उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं यहाँ पे हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट्स एक्ट के अंदर में यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक्ट के अंदर में जो मेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि फर्स्ट प्रोविज़न है यहाँ पे रूल करने के रिगार्डिंग में कि इंडिया के अंदर में जो रूल किया जाएगा, इंडियन जो टेरिटरी है उसके ऊपर जो रूल है वो आपको हर मैजेस्टी का जो रूल है उसी के थ्रू रूल आपको देखने के लिए मिलेगा।
बट आप देखिए कि जो वॉइसरॉय यहाँ पे हुआ करते थे, आपको यहाँ पे अर्लियर फेज के अंदर जो गवर्नर जनरल देखने के लिए मिलते हैं, गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है उसको अबोलिश कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है उसको अबोलिश करते हुए यहाँ पे वॉइसरॉय का जो पोस्ट है उसके रूप से चेंज किया जाएगा। तो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया अब यहाँ पे हुआ करेंगे, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन के ये रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन के ये आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, वॉइसरॉय। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ऐसा एक नया ऑफिस है उसको क्रिएट किया जाता है। आप देखिए कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके द्वारा जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो दे दी जाती है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के रिगार्डिंग में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो ब्रिटिश कैबिनेट का जो मेंबर है वो बनाया जाता है, ब्रिटिश कैबिनेट के वो मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो स्टूडेंट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया 1858 के इस एक्ट के थ्रू में। आप देखिए कि ये ब्रिटिश क्राउन के रिस्पॉन्सिबल हैं, वॉइसरॉय यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को रिस्पॉन्सिबल है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो चेंज है वो यहाँ पे लाया गया है इस एक्ट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी है उसको भी क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट किया जाएगा इस बॉडी के द्वारा। अगर हम इस बॉडी के बारे में बात करें तो काउंसिल ऑफ इंडिया का एक 15 मेंबर बॉडी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, 15 मेंबर बॉडी है उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया, और इस बॉडी का जो नाम है वो रखा गया काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया इस बॉडी का जो नाम है वो रखा गया है। स्टूडेंट्स अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें जो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू में स्टार्ट किया गया था। तो ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ड्यूल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू में देखने के लिए मिलता है, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, तो उसको कम्प्लीटली यहाँ पे अबोलिश कर दिया गया है। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का पोस्ट आ गया है, ब्रिटिश क्राउन की ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर्स का बॉडी है जिसको कि काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको कंप्लीट पावर दे दिया गया है, इंडिया के अंदर में कंप्लीट अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करने के पर्सपेक्टिव से। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे ब्रिटिश कैबिनेट के भी एक मेंबर हैं, ब्रिटिश कैबिनेट के भी मेंबर हैं, और पार्लियामेंट को अल्टीमेटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, पार्लियामेंट को उनके द्वारा जो जवाब है वो दिया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो काउंसिल है उसके बारे में, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन काउंसिल एज ए मेंबर के रूप से अपॉइंट किया जाता है। और आप देखिए कि इस बॉडी को जो स्यूइंग एंड स्यूड है वो इंडिया और इंग्लैंड वहाँ पे इसको किया जा सकता है कोऑपरेट करने में, कैपेबल ऑफ स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एज वेल एज इन द इंग्लैंड के रूप से जो पावर है इस काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पे दिया गया। मेजरली 1858 का जो एक्ट है वो लार्जली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसी को चेंज करने के पर्सपेक्टिव से लाया गया था कि 1858 का जो एक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो चेंजेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो चेंजेज हैं उसी के पर्सपेक्टिव से लाया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में 1857 का जो रिवोल्ट है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है उनको डील किया जा सके, उस वजह से आपको ये देखने के लिए मिलता है। अच्छे से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल किया जा सके उसी के रिगार्डिंग में जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है। आप देखिए कि इस एक्ट को यहाँ पे लाया गया है। इस एक्ट के अगर हम प्रोविजंस के बारे में बात करें तो कम्प्लीटली ये जो एक्ट वही है कि इंडिया के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटअप है उसको किस तरीके से यहाँ पे चेंज किया जाए।
आप देखिए कि जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस का एक जो आपको जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलती है। तो इंडियंस को भी एसोसिएशन करने के बारे में बात किया गया है कि इंडियंस को बेसिकली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एसोसिएट किया जाए। इंडियंस का जो एसोसिएटेड करने का जो रिगार्डिंग में जो प्रोविज़न है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो सेंट्रलाइजेशन है, जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1773 के समय स्टार्ट होता है और आप देखिएगा अपने पीक के ऊपर कब पहुंचेगा 1833 के समय में, जब गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे एक कम्प्लीटली जो गवर्नर जनरल है उसको बना दिया गया था। तो यहाँ पे एक इंडियंस का एसोसिएशन और डिसेंट्रलाइजेशन को जैसे भी स्टार्ट किया जा सके उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविज़न है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंडर में। अगर हम एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें 1861 का जो कानून है उसके बारे में, तो आप देखिए कि इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है इंस्टीट्यूशंस के साथ में या इंडियंस का जो एसोसिएशन है इंस्टीट्यूशंस के साथ में वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडियंस का जो एसोसिएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वॉइस रॉय हैं उनके द्वारा कुछ इंडियंस हैं उनको एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप से नॉमिनेट किया जा सकता है। इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप से, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर हैं उसके रूप से यहाँ पे जो नॉमिनेट है वो किया जा सकता है वॉइस रॉय के द्वारा। 1862 के समय जब लॉर्ड कैनिंग नाम के जो पर्सन है वो हमारे फर्स्ट वॉइस रॉय हुआ करते थे। आप देखिए कि उनके द्वारा यहाँ पे जो 3 इंडियंस हैं उनको लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर में यहाँ पे ऐड किया गया है 3 इंडियंस को। 1861 के समय में 3 इंडियंस यहाँ पे ऐड हुए हैं एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप से। इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है राजा ऑफ बनारस है, राजा ऑफ बनारस हैं। राजा ऑफ बनारस के अलावा आपको देखने के लिए मिलेंगे महाराजा ऑफ पटियाला हैं, महाराजा ऑफ पटियाला हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स सर दिनकर राव हैं, सर दिनकर राव हैं। तो इस तरीके से जो 3 मेंबर्स हैं उनको एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप से एसोसिएट किया गया वॉइस रॉय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर में। तो इंडियंस का जो एसोसिएशन है उस एक्ट के थ्रू में स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम प्रोविजंस के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिमांड है, डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिमांड है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है आप देखिए कि यहाँ से स्टार्ट होता है और 1937 के समय में अपने पीक के ऊपर पहुँचेगा जहाँ पे हमारे प्रोविंसेज हैं उनको ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कांग्रेस का अपना जो गवर्नमेंट है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा प्रोविंस के समय में उस दौरान में। तो आप देखिए कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। जो लेजिस्लेटिव पावर है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर में जो लेजिस्लेटिव पावर है, तो लेजिस्लेटिव पावर को यहाँ पे रिस्टोर किया गया है स्टूडेंट्स। लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर किया गया है जो आपको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे प्लस में जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसको रिस्टोर किया गया है। अब आपको यहाँ पे एक जानकारी होनी चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी बॉम्बे और मद्रास का उसको कहाँ से बेसिकली यहाँ पे डिप्राइव किया गया था। तो आपको 1833 का जो कानून है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको भी डिप्राइव कर लिया गया था 1833 के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर इसके अलावा अगर हम बात करें नया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके सेटअप करने के बारे में बात किया गया कि न्यू लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, न्यू जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको यहाँ पे नया लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने के लिए मिलता है बंगाल के अंदर में। नया लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको देखने के लिए मिलेगा बंगाल के अंदर में। बंगाल के अलावा नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंसेज हैं वहाँ पे आपको जो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स पंजाब के अंदर भी जो नया लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बेसिकली सेटअप किया जाएगा।
इनका जो सेटअप का ईयर है डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको 1862 के समय में, बंगाल को 1862 के समय में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को 1886 के समय में सेटअप किया गया। और इसके अलावा पंजाब का आप देखिए कि 1897 के समय आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में चेंज किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में कुछ और भी चेंज किया गया है, जिसके अंदर अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो आपको नया चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। वॉइस रॉय का जो पावर है, वॉइस रॉय का जो पावर है उसके पर्सपेक्टिव से, वॉइस रॉय की पावर के रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे चेंज लाया गया। तो आप देखिए कि वॉइस रॉय को जो रूल मेकिंग पावर है, ऑर्डर्स को यहाँ पे इश्यू करने का जो पावर है, मींस कंप्लीटली जो बिजनेस है उसको किस तरीके से ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करना है काउंसिल के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में जो पावर है वो दे दिया गया है। तो आप देखिए कि पावर्स क्या दे दिया गया है यहाँ पे, रूल्स मेकिंग पावर यहाँ पे दे दिया गया है कि वॉइस रॉय के द्वारा रूल्स है वो बनाए जा सकते हैं, ऑर्डर्स को इश्यू किया जा सकता है। किसके रिगार्डिंग में? लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में किस तरीके से जो बिजनेस है उसको कैरी आउट करना है, उसी के रिगार्डिंग में जो रूल मेकिंग और ऑर्डर मेकिंग जो पावर है वो दे दिया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वॉइस रॉय के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग हमारे वॉइस रॉय हुआ करते थे। वॉइस रॉय के द्वारा जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो पोर्टफोलियो जो सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, आप देखिए कि हर एक डिपार्टमेंट को किसी के नाम द्वारा हेड किया जाए। प्रेजेंट समय में जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में रीड करते हैं तो कोई एग्रीकल्चर का मिनिस्टर है, तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को उनके द्वारा देखा जाता है, उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। इस तरीके का जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया वॉइस रॉय के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लॉर्ड कैनिंग नाम के जो पर्सन है वो वॉइस रॉय हुआ करते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी मेंबर को एक से ज़्यादा जो डिपार्टमेंट है उसका भी जो हेड है वो अपॉइंट किया जा सकता था वॉइस रॉय के द्वारा, ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वॉइस रॉय के द्वारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसको भी यहाँ पे एम्पावर किया गया है इस एक्ट के द्वारा, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को विदाउट द यहाँ पे जो कंकरेंस है उसके साथ में जो इमरजेंसी प्रोविजन के दौरान में ऑर्डिनेंस है उसको इशू किया जा सकता है, कि वॉइस रॉय के ही द्वारा ऑर्डिनेंस उनको इशू किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस आपको प्रेजेंट समय में भी देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि हाउस अगर यहाँ पे बेसिकली पावर प्रेजेंट समय में सिटिंग के अंदर नहीं है, तो उस समय ऑर्डिनेंसेज जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो प्रेजेंट समय में आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 123 के अंदर में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो देखने के लिए मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे जो वॉइस रॉय हैं उनको पावर दे दिया गया है कि उनके द्वारा ऑर्डिनेंस को इश्यू किया जा सकता है किसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान में। अब इनका जो लाइफ है वो कितना देखने के लिए मिलेगा, इसका जो लाइफ है वो आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट 6 मंथ का जो लाइफ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है जो वॉइस रॉय का। तो ये आप देखिए कि 1861 का जो एक्ट है उसके अंदर में इस तरीके से कुछ चेंजेज है वो लाए गए हैं। तो ये बेसिकली हमने 1858 का जो एक्ट है उसके बारे में देखा, 1861 का जो एक्ट है उसके बारे में देखा है स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए हम 1892 के बारे में रीड करेंगे और उसके बाद में मोरले मिंटो और मोंटेगू जो चेम्सफोर्ड है उनके बारे में वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।